सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, आज हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय में जो पवन सीरीज लगातार मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, उसके बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पूरे हर एक प्रश्न को सॉल्व करा चुका हूं। और यहाँ पे आज से हम देखने वाले हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। ये है आपकी पवन सीरीज नई 2024 संस्करण की, और इसके आप पृष्ठ संख्या 31 पे आएंगे तो लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह स्टार्ट है। और इसमें नंबरिंग नहीं की गई है, इन्होंने प्रश्न संख्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो संख्या आप मेंशन कर लीजिएगा, प्रश्न के आगे आप नंबरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू में ही अगर आपके पास सीरीज है तो यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको क्वेश्चन नंबर मिलाने में जो है वह दिक्कत ना हो। यहाँ पे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहाँ पे तो नंबरिंग मैं कर ही दे रहा हूं, यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी आपको तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीरीज है, सीरीज में भी नंबरिंग कर लेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है, जिससे आप सीरीज में भी देख पाओगे। वैसे देखने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आपने अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी सॉल्व कर लिया है तो आपको इतना आइडिया हो गया है कि प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं हर एक प्रश्न को, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करिएगा पहले। लघुत्तरीय प्रश्न में ही लोग थोड़ा फंसते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी अतिलघुत्तरीय तक तो एक स्टेप का प्रश्न रहता है, सॉल्व हो जाता है। और बहुविकल्पी में थोड़ा ऑप्शंस रहते हैं, तो आप देख लेते हो किस तरीके से सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन से भी मदद मिल जाती है। लेकिन मेन यहाँ पे फंसता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। और लघुत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज के भी मैं करा चुका हूँ, राजन सीरीज पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसका भी लिंक जो है वो नीचे मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको सारी मैथ की क्लासेस, राजन सीरीज की क्लासेस, पवन सीरीज की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जो पहले आपके पेपर हुए हैं वह सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और मास्टर क्लास मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए, स्टार्ट करेंगे हम। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाया गया है, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, तो संख्या 1 है, सरल कीजिए। अब इसको सरल करके मान निकालना है। तो देखिए, 3/4 के घाते ऋण 2 भागा 2/3 के घाते ऋण 4। अब दो भिन्न लिखे हुए हैं और उनके घात में संख्याएं लिखी हुई हैं नेगेटिव में, और उनमें भाग हो रहा है। तो देखिए, अब कहीं भी अगर आपको पता है, कहीं पे अगर है a/b है और उसके घाते ऋण n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a/b के घाते धन n हो जाता है, ठीक है। बस 1/, के रूप में लिख देंगे आप, तो जो घात हो जाएगी वह धन हो जाएगी। तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3/4 के घाते धन 2। और इसी तरीके से ये हो जाएगा भागा 1/2/3 के घाते धन 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जो हर होता है उसका गुणा अंश में होता है। जैसे ऊपर अंश है, यह है 1, और यहाँ 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3/4 का होल स्क्वायर है। और भागा इसको लिख सकते हैं 1/2 के घाते 4 बटे 3 के घाते 4, ये है। अब देखिए, जो हर में है उसका गुणा जो हो जाएगा अंश में हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 के घाते 2 बटे 3 के घाते 2, 4 के घाते 2 बटे 3 के घाते 2, और भागा 3 के घाते 4 बटे 2 के घाते 4, 3 के घाते 4 बटे 2 के घाते 4, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए भाग हो रहा है, दो भिन्नों में भाग हो रहा है। जैसे कहीं पे a/b है और भागा y/x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b, और ये भाग के चिन्ह को परिवर्तित कर सकते हैं गुणे में। कैसे, अगर अंश को हर बना दें, हर को अंश बना दें। अगर इस बाद वाली भिन्न को पलट दिया जाए तो चिन्ह जो है वह गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 के घाते 2 बटे 3 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 4 बटे
3 के घाते 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये 4 के घाते 2 16, 3 के घाते 2 9 और गुणे 2 के घाते 4, ये भी कितना हो जाएगा 16, और 3 के घाते 4 को कितना लिख सकते हैं 3 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2, यानी कि 9 का स्क्वायर गुणे 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणे 3 का, या ऐसे ही 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, ये आपका हो जाएगा 81। इसके बाद गुणा कर लीजिए, 16 छक 96 के 6, हासिल लगा 9, 16 का नम 16 और 9 25 और बटे 9 एकन्नम 9, 9 सत्ते 72, 256 बटे 729, जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 256 बटे 729। ये यहाँ पे आपका इसका सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक, ये भिन्न हमने निकाल दिया, यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा। तो उत्तर मिला लिया होगा सभी ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या 2 है, 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ये एक काम के विषय में डिस्क्रिप्शन हो गया कि अगर इतने आदमी हैं तो इतने दिन में ये इतना काम कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम जो है वह 75 दिनों में समाप्त हो। इसके बाद 30 आदमियों को हटा दिया जा रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि कितने दिन बाद हटा दें कि काम जो है इसके बाद 75 दिन तक और चलता रहे। अब ऐसे समझिए, आदमी और दिनों से समझिए। सबसे पहले मान ही लीजिए, सबसे पहले माना x दिन बाद जो है वह 30 आदमी को हटा दिया जाए। माना x दिन बाद 30 आदमी को हटा देंगे। ठीक, तो अब एक तरफ लिखिए आदमी, एक तरफ लिखिए दिन। ठीक, थोड़ा दूर लिख लीजिए दिन। अब इसके बाद यहां देखिए, जब आदमी और दिन हम लिखेंगे तब आपको ध्यान से देखना है। क्या देखना है ध्यान से? देखिए, अगर 50 आदमी काम को कर रहे होते तो 40 दिन में कर लेते, लेकिन क्या हो रहा है कि x दिन बाद 30 आदमियों को हटा दिया जा रहा है। ठीक, x दिन बाद 30 आदमियों को हटा दिया जा रहा है और अब 20 आदमी जो बच रहे हैं वह काम को करेंगे। और किस काम को करेंगे? जो बचा हुआ काम है उस काम को करेंगे। ठीक, तो बचा हुआ देखिए 50 आदमी करते तो 40 दिन में कर लेते, और इन 50 आदमियों ने x दिन तक काम कर लिया है। ठीक, x दिन तक काम कर लिया है। अब इसके बाद समझिए कि अगर जो बचा हुआ काम है उसको 50 आदमी करते, ठीक, तो कितने दिन में कर लेते? तो कर लेते, x दिन तक कर चुके थे तो 40 माइनस x दिन में कर लेते। समझ पा रहे हैं आप कि 50 आदमी अगर जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में करते? x दिन तक कर चुके थे तो 40 दिन में पूरा उस काम को कर रहे हैं, तो x दिन कर चुके हैं तो बचा हुआ जो दिन हो जाएगा 40 माइनस x दिन में काम को पूरा कर लेंगे। फिर इसी तरीके से जब 30 आदमी हटा दिए गए हैं तो बचे कितने आदमी? 20 आदमी बचे, और ये 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं बता रहा है? 75 दिन में कर लेंगे काम को। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है 50 आदमी 40 माइनस होगा, प्रतिलोम समानुपात होगा, इसलिए तीर उल्टा लगेगा और ये 50 बटे 20 इसको लिखेंगे और बराबर लिखेंगे। अब देखिए तीर जिधर से जा रहा है उसको अंश में लिखेंगे और जिधर को जा रहा है उसको हर में लिखेंगे। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का गुणा 75 में, तो हो जाएगा 20 गुणे 75 बराबर 50 का गुणा 40 में, 50 गुणे 40 माइनस 50x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 75 दूनी 150, 1500 ये आ गया, और ये आपका आ गया 5 चौक 20 और 2 जीरो,
और 2000 माइनस 50x। अब माइनस 50x उधर इधर ले आएंगे और 1500 उधर ले जाएंगे। 2000 में से 1500 घट जाएगा क्योंकि इधर धन में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 50x बराबर हो जाएगा 500 के, और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 500 बटे 50 यानी कि 10। यानी x की जो वैल्यू आ गई वह 10 दिन आ गई। x क्या है, x हमने दिनों की संख्या माना है, माना x दिन बाद 30 आदमी हटा दिए जाएंगे, यानी कि 10 दिन बाद अगर 30 आदमी हटा दिए जाते हैं तो बाकी जो बचे हुए काम है उसको 20 आदमी 75 दिन में करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी जो है आपका ये प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस काम, यहां पे देखिए जो शेष बचा हुआ काम है, शेष काम अगर इसके बारे में आप सोचेंगे तो यह आप आसानी से बना लेंगे। 50 आदमी शेष काम को 40 माइनस x दिन में कर लेंगे, क्योंकि x दिन में ऑलरेडी कर चुके हैं और 40 दिन में पूरा करते काम को, तो 40 माइनस x दिन में पूरा कर लेंगे। और 20 आदमी बताया है कि 75 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो सेम काम को 50 आदमी 40 माइनस x दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 20 आदमी 75 दिन में कर रहे हैं। तो x का मान यहां से आप निकाल सकते हैं, एक ही अननोन है और एक समीकरण आपका बन जा रहा है। तो शेष काम के बारे में अगर आप सोचते हैं कि जो बचा हुआ काम है उसके बारे में सोचेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 3 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आयु दिया है, इस आयु के 11 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 12 वर्ष के 3 विद्यार्थी, 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 4, 16 वर्ष के 3। ठीक, जब ऐसे आंकड़े दिए होते हैं सारणी में, ठीक, बारंबारता के साथ, तब जब हमको माध्यिका निकालना होता है तो हमको एक सारणी अलग से बनानी पड़ती है। उसमें क्या लिखना होता है, उसमें यही आयु और विद्यार्थी दो तो यही कॉलम हो जाते हैं, और तीसरा कॉलम जो हो जाता है वह हो जाता है संचयी बारंबारता का। ये 3 कॉलम आपको ले करके चलने पड़ते हैं, यानी कि आयु इस तरीके से लिख लेंगे, फिर उस आयु के कितने विद्यार्थी हैं लिख लेंगे, फिर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं संचयी बारंबारता क्या होता है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा संचयी बारंबारता। पहले जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। देखिए 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14, 15 और 16 वर्ष के बच्चे हैं। 14, 15 और 16 वर्ष के बच्चे हैं, जो 11 वर्ष के 4 हैं, 12 वर्ष के 3 हैं, 13 वर्ष के 5 हैं, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 4 और 16 वर्ष के 3 हैं। ठीक, ये समझ गए आप। अब ये देखिए कहां से शुरुआत हो रही है, जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं। तो आयु दिया गया है, आयु जो है वह 11 वर्ष से शुरू हो रहा है, और 11 वर्ष के कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। तो अभी तक हमारे पास कितने आंकड़े आ चुके हैं, हमारे पास अभी तक 4 आंकड़े आ चुके हैं, तो यहाँ 4 लिख देंगे संचयी बारंबारता में। ठीक, उसके बाद देखिए 12 वर्ष के 3 विद्यार्थी हैं। इसके बाद आयु में जो 12 वर्ष आ रहा है इसके 3 विद्यार्थी हैं, तो 4 पहले थे और 3 और आ गए, तो ये 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से 13 में आप देखिए, 13 में आप देखेंगे तो 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं और 7 आंकड़े, 7 विद्यार्थी हमारे पास पहले आ चुके हैं जो 11 और 12 वर्ष के हैं, तो 7 और 5 जो हो जाएगा यह बारंबारता, संचयी बारंबारता आपका 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 14 वर्ष के 4 आए तो ये 16 हो गया, फिर 15 वर्ष के 4 आए तो ये 20 हो गया, फिर 16 वर्ष के 3 आए तो ये 23 हो गया। कुल जितने आंकड़े दिए रहेंगे संचयी बारंबारता के लास्ट में यह 23 आ जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों का योग आप करोगे तो भी आपको 23 ही मिलेगा। देखिए 4 या 12 और 15, 20 और 23। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका संचयी बारंबारता हो गया। अब जो n की वैल्यू है, जो आंकड़े कुल दिए हैं 23 दिए गए हैं, यानी कि यह क्या है, यह 23 क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। जो आंकड़ों की संख्या है, जो विद्यार्थियों की संख्या है वह 23 है। 23 क्या है, विषम है, तो माध्यिका का सूत्र क्या लगेगा, माध्यिका का सूत्र हो जाएगा n-1
बटे 2वें पद का मान। n की वैल्यू है 23, 23 धन 1 बटे 2 यानी कि 24 बटे 2 यानी कि 12वें पद का मान। अब 12वां पद कहां है ये देखेंगे, तो 12वां पद देखने के लिए आप देखेंगे संचयी बारंबारता में। यहां तक 4 पद आए, यहां तक 7, यहां तक 12 पद आ चुके हैं। 12वां पद इसमें आ चुका है। किसमें आ चुका है? ये आ चुका है जिसमें 5 विद्यार्थी हैं। तो 5 विद्यार्थी किसमें है? 13 में है। ठीक है, तो 13 आयु वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं और यहां जो 12वां विद्यार्थी होगा वह कितने वर्ष का होगा? 13 वर्ष का है, क्योंकि 4 विद्यार्थी 11-11 वर्ष के आए, फिर उसके बाद 3 12 वर्ष के आए, फिर 12 यहां तक 7 विद्यार्थी आ चुके थे। 7 के बाद 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये जो विद्यार्थी आया 12वां वह 13 वर्ष के आयु का था। तो माध्यिका क्या हो जाएगा? 12वां पद क्या है? 13 है। तो 13 वर्ष जो हो जाएगा यह आपकी माध्यिका हो जाएगी। आयु यहां वर्ष नहीं लिखा है, ठीक है, तो वर्ष छोड़ दीजिए, बस 13 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वर्ष में ही आयु तो जोड़ा जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो किस आयु के बच्चे सबसे अधिक हैं? देखिए 11 वर्ष के 4 हैं, 12 वर्ष के 3, 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 4, 16 वर्ष के 3। सबसे अधिक बच्चे जिस वर्ष के हैं वह है आपका 13। ठीक है, 5 बच्चे सबसे अधिक हैं संख्या में और वह किस आयु वर्ग के हैं? 13 के। तो ये 13 जो हो जाएगा यह आपका बहुलक भी हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका भी हमने निकाला तो 13 निकला और बहुलक भी क्या निकला? 13। तो यहां पे समझ गए आप, माध्यिका और बहुलक का मान सेम भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किया सही है, तो करने का तरीका भी आप समझ गए होंगे। इस तरीके से सारणी वाले प्रश्न देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है और जरूर ये परीक्षा में आपसे पूछता ही पूछता है। चाहे माध्यिका का आंकड़े देके पूछ ले, चाहे आंकड़े के साथ बारंबारता देके पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य जो है 10 और बाजार मूल्य 50 रुपए प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा और शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पे खरीदा था? ठीक, अब देखिए इसमें होता क्या है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में नहीं जान रहे हैं, कैसे चीजें काम करती हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी जो है अपने, कोई कंपनी है वह क्या करती है, वह अपने कंपनी का एक अंश जो है वह बेचती है कि आप इसको खरीद लीजिए और इसके बदले हमको पैसा दे दीजिए, वो पैसा हम अपनी कंपनी में लगा देंगे और ये शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, इतने शेयर आपको मिलेंगे और उस शेयर का आपको इतना पैसा देना पड़ेगा और वह पैसा डिसाइड क्या करता है? वह मार्केट डिसाइड करता है, वह बाजार डिसाइड करता है। तभी आप देखते होंगे कि डेली जो है बताता है कि बाजार बढ़ के बंद हुआ या घट के बंद हुआ। ठीक है, तो किसी कंपनी का शेयर बढ़ा या घटा, तो इसमें क्या होता है? शेयर में एक तो कंपनी तय करती है एक बार शुरू में अंकित मूल्य, उसके बाद जब लोग, शेयर तो लिमिटेड हैं, फिर अगर ज्यादा खरीदने वाले होंगे तो वही जो दाम है वह बढ़ जाएगा, अगर कम खरीदने वाले होंगे तो दाम घट जाएगा। तो ये होता रहता है। तो अंकित मूल्य जो होता है वह कंपनी द्वारा निर्धारित शुरू का मूल्य, देखिए 10 रुपए था, अब क्या बोल रहा है कि बाजार का जो मूल्य है वह 50 रुपए, चीज वही है। ठीक, लेकिन अगर उसकी डिमांड, उसके खरीदार ज्यादा हो गए तो उसका मूल्य बढ़ गया, 50 रुपए हो गया। और जो खरीद और बेच होता है वह बाजार मूल्य पे होता है। ठीक है, जो खरीद और बेच होता है वह बाजार मूल्य पे होता है। अगर 10 रुपए की चीज 50 रुपए हो गई है, अगर आप मार्केट में गए हो कोई सामान लेने और वह सामान कम है और खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो क्या करता है? दुकानदार रेट बढ़ा देता है। तो उसी तरीके से यहाँ रेट बढ़ा हुआ है, तो जिस रेट पे उस समय बाजार में वो सामान मिलेगा वो उसी का तो खरीदोगे। तो इसलिए 50 रुपए में कोई भी खरीदेगा तो बाजार मूल्य पे खरीदेगा। और किसी के पास वो सामान है, वह शेयर है, तो वो क्या कहलाता है? शेयरधारी कहलाता है। अब
पूछ रहा है कि अगर वह शेयरधारी इस सामान को बेच रहा है तो उसको लाभ क्या होगा, तो जबकि उसने जो है वो शेयर अंकित मूल्य इसी 10 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदा था और 200 शेयर हैं। तो अगर हम लोग निकालें, आप लिखेंगे कि क्रेता के लिए जो खरीद रहा है शेयर, अब क्रेता के लिए एक शेयर का मूल्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 50 रुपए, क्योंकि बाजार मूल्य पे उसको मिलेगा जो खरीदार है। अब इसके बाद क्रेता के लिए 200 शेयर का मूल्य क्या हो जाएगा, 200 शेयर का मूल्य हो जाएगा 50 गुणे 200, यानी कि हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 जीरो और, तो ये 10,000 रुपए। तो क्रेता के लिए देखिए यहाँ पे पूछा था क्रेता को 200 शेयर के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा, तो ये आ गया आपका 10,000। और इसके बाद शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तो शेयरधारी का लाभ, शेयरधारी ने सबसे पहले देख लेते हैं कि शेयरधारी जो है उसने कितने में खरीदा होगा। तो शेयरधारी का क्रय मूल्य अगर निकालें हम, तो उसका एक शेयर पड़ा था 10 रुपए का और 200 शेयर उसने खरीदे थे, यानी कि उसने खरीदे थे 2,000 रुपए का। ठीक है, 2,000 रुपए का। या ये लाइन छोड़ के आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि शेयरधारी को एक शेयर पे लाभ, एक शेयर पे लाभ कितना हो रहा है, 50 माइनस 10, 50 में बिक रहा है, 10 में खरीदा था तो 40, यानी कि 200 शेयर पे कितना लाभ हो जाएगा, 200 शेयर पे जो लाभ हो जाएगा वह 40 गुणे 200, यानी कि हो जाएगा 8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए का जो है शेयरधारी को लाभ होगा 8,000 रुपए का। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप आसानी से कर लोगे, ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेमी है, टंकी पानी से पूरी भरी हुई है, यदि इसमें 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 सेंटीमीटर के घन में कितना पानी आता है, 1 लीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एक घनाकार टंकी की जिसकी जो भुजा है वह 30 सेंटीमीटर की है। ठीक, जिसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहा है कि कितना टंकी में ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। इस तरीके से देखिए ये आपकी घनाकार टंकी जो है वह कुछ इस तरीके से होगी, जिसका जो ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब 30-30 है। ठीक, तो इसमें इसका आयतन हम निकाल लेते हैं। इसका आयतन कितना हो जाएगा, टंकी का आयतन हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और 3 जीरो 27,000 घन सेमी। ठीक, ये हो गया। अब बोला कि 7 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो 7 लीटर पानी निकालने के बाद कितना आयतन पानी बचेगा, बचे पानी का आयतन इस तरीके से, बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,000। पूरे पानी का जो आयतन है, टंकी बोल रहा है कि पूरा जो है टंकी जो है पानी से पूरा भरी हुई है। अब 7 लीटर निकालना है, तो 7 लीटर पानी का मतलब क्या हो गया, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 घन सेमी, तो 7000 घन सेमी, 7 लीटर का मतलब हो गया 7000 घन सेमी। तो ये भी देखिए घन सेमी में है तो घन सेमी ही घटाएंगे, 7000 घन सेमी घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20,000 घन सेमी। ये आपका इतना जो है पानी बचा हुआ है, इतना पानी बचा हुआ है। और ये पानी किस रूप में होगा, देखिए 30 लंबाई में होगा और 30 ऊंचाई थी और 30 चौड़ाई है। तो पानी जो है वह जब पानी निकालते हैं आप, तो ऊंचाई जो है वह कम होती जाती है। ठीक, तो मान लेते हैं h ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। ठीक, तो अब दोबारा जो पानी बचा है उसका आयतन, बचे पानी का आयतन ये, और वो बराबर कितने के हो जाएगा, बचे पानी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई h और h का मान कितना आ जाएगा,
20,000 बटे 30 गुणे 30। अब देखिए शून्य से शून्य कटा, 2 शून्य कट गए। अब इसके बाद ये आ गया आपका 200 बटे 9 सेंटीमीटर। अब इसको चाहे भाग दे लीजिए, 9 दूनी 18 और 2 बच गया 20, फिर 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। फिर उसके बाद आपका फिर 2 बचा, दशमलव लगा 20 बना, फिर 2, तो इतना सेंटीमीटर जो है आपका आ जाएगा 22.22 सेंटीमीटर पानी जो है वह रह जाएगा। ठीक है, तो जो बचे पानी का होगा ऊंचाई वह लगभग यहां तक आपका पानी जो है वह 22.2 सेंटीमीटर तक पानी रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न को आप अब आसानी से निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 6 है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण AOB 130 अंश है, कोण ABC तथा कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त में O वृत्त का केंद्र है और कोण COA इसका मान दिया गया है 130 अंश। कोण ABC यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है, और कोण ADC ये वाला कोण आपको निकालना है। तो देखिए सीधा सीधा कोण ADC जो होगा आपका वह हाफ ऑफ कोण AOC होगा। कोण AOC या COA दिया है तो COA लिख लीजिए, COA के आधा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में ये AC को अगर मिला दें, AC जीवा समझिए, इसी के द्वारा केंद्र पे बना कोण और इसी के द्वारा आपका परिधि पे बना कोण। ठीक है, तो परिधि पे बना कोण जो होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो 130 है तो ये 65 अंश हो जाएगा, ये 65 अंश हो गया आपका। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये 65 अंश जब हो गया तो अब आप देखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD आप देख पा रहे हैं, चतुर्भुज ABCD ये कैसा चतुर्भुज है? यह चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों जो है शीर्ष वह एक वृत्त के परिधि पे है। तो इसमें चक्रीय चतुर्भुज में फिर उसके बाद याद करिए कि इसमें क्या खासियत होती है। तो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि आमने सामने कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो ये जो कोण ADC है आपका, कोण ADC ये हो जाएगा कोण ADC धन कोण ABC धन कोण ABC, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश, क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब ADC का मान आपको पता है 65 अंश है और धन कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? ABC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65, क्योंकि 65 धन है उधर जाएगा ऋण हो जाएगा, 65 घटेगा तो ये आ जाएगा आपका 115 अंश, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह 115 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही, ये देखिए एक सही 1/2 लिखा गया है, एक सही 1/2 यानी कि डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हाँ, तो आपको देखना है कि जो ब्याज है वह वार्षिक देय है या छमाही देय है। तो यहाँ पे देखिए जो मूलधन है वह कितना है? 16,000 रुपए है, मूलधन बराबर 16,000, और जो दर है वह आपका कितना है? 10% वार्षिक है। अगर एक वर्ष में कैलकुलेट हो रहा है तो 10% लगेगा, और छमाही अगर कैलकुलेट हो रहा है तो दर क्या हो जाएगा? छमाही अगर कैलकुलेट हो रहा है तो एक साल में कितनी छमाही होती है? 2, तो 2 से भाग कर देंगे आप 5%, ये आपका नया दर हो जाएगा अगर छमाही आप ब्याज ले रहे हैं। और उसके बाद देखिए आपका समय जो दिया है 1 सही 1/2, समय जो दिया है 1 सही 1/2 दिया है, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं? 3/2 या
इसको अगर आपको समय को वर्ष को छमाही में बदलना है तो एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो समय हो जाएगा 3 छमाही। ये आपका समय हो जाएगा 3 छमाही। अब इसके बाद आपको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। अब P का मान कितना है, 16,000 है, और 1 प्लस R की वैल्यू 5 हो गई है। 10 दी थी लेकिन 5 हो गया, दर आधा हो गया क्योंकि छमाही लग रहा है, और बटे 100 और के घाते 3 छमाही, और P जो है 16,000 घटा दीजिए। फिर अब सॉल्व करिए तो ये 16,000, और इसके बाद इसको देखिए 5 से काटेंगे, 5 के नम 5, 5 विषयम 100 हो जाएगा, और हर समान करेंगे तो 20 धन 1/20 यानी कि 21/20 हो जाएगा, और 21/20 के घात में होगा 3, यानी 21/20 का 3 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, 21/20 का 3 बार गुणा कर देते हैं, और 16,000 घटा देंगे इसमें से, तो हमको ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए 3 शून्य काट दीजिए, 3 शून्य यहाँ नीचे हर में है, काट दिया हमने। अब 16 का गुणा हो रहा है 21 गुणे 21 गुणे 21 में, और हर में है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 8, और 8 दूनी 16, ये भी कट गया। अब बचा क्या आपका 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, हर में कुछ नहीं बचा है, अंश में इतना बचा है, और ये आपका है माइनस 16,000। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए। देखिए 21 का गुणा 21 में करेंगे, 21 के नम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, फिर गुणे 21 है और माइनस 16,000। फिर एक बार गुणा करिए, 441 में गुणा करिए 21 का, तो 21 के नम 21 हासिल लगा दो, 21 चौक 84 और 2 86, हासिल लग गया कितना 8, और फिर ये 21 चौक 84 और 8 92, फिर माइनस 16,000। इसके बाद फिर 2 से गुणा करिए, 2 फिर 2 1 हासिल लगा, फिर 2 दूनी 4 1 5 और 9 दूनी 18, 18,522 माइनस 16,000, 16,000 घटा देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,522। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया आपका 2,522 रुपए आ जाएगा 1.5 साल का, यानी कि 3 छमाही का, और 10% वार्षिक यानी कि 5% छमाही के दर से 16,000 रुपए का। ठीक, ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है, दिए गए चित्र में O केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ADC बराबर 100 अंश है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक वृत्त में बना है, और ADC का मान 100 दिया है, तो कोण BAC यानी कि ये वाले कोण का मान ज्ञात करो। ठीक, तो देखिए चित्र में ही छुपा रहता है इस तरीके का प्रश्न। अगर आपको दे रहा है वृत्त का जिसमें डायग्राम बना है, तो ये डायग्राम देख के ही पहले ही आपको समझ जाना है कि किस तरीके से हमको स्टेप वाइज चलना है। देखिए अब AB क्या आपको दिख रहा है, व्यास दिख रहा है, क्योंकि यह केंद्र जो है वह इसी AB पे स्थित है। ठीक, अब AB आपका व्यास हो गया, यानी कि ये अर्धवृत्त में ये आधा वृत्त हो गया। अब आधा वृत्त में जो इस AB जीवा के द्वारा कोण बनेगा, ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण 90 अंश का होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 100 अंश का दिया गया है, और ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो ये 80 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद त्रिभुज ABC आप लिखिएगा या ACB लिख दीजिएगा। त्रिभुज ACB में आपको 2 कोण पता है, तीसरा आप निकाल लेंगे, ये 90 है, ये 80 है, 170 और कुल होता है 180। 170 पहुंच ही गए हैं, 10 अंश और ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोण का, कोण BAC का जो मान आ जाएगा वह 10 अंश आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ मुजवानी हमने फिगर को देखते देखते सॉल्व कर लिया,
बस इसी को स्टेप को आपको लिखना है परीक्षा में, क्योंकि 2 नंबर आपके इसी के हैं। ठीक है, आप सीधे उत्तर नहीं लिख सकते हैं। आप पहले लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सम्मुख कोण जो होंगे उनका योग 180 अंश होगा, तो इस कोण को 80 दिखा देंगे। इसके बाद आप बोलेंगे कि जो कोण ACB है यह अर्धवृत्त में बना कोण है, तो ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज ACB में आपको पता है 2 कोण पता है, तो तीसरे का मान जो है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो इतना चीज अगर आपको पता है तो बिना आप पेन रखे इसका मान निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन आपको लिख के तो आना ही एग्जाम में, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, लिखने की। इसके बाद देखिए x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड आपको करना है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 है, b की वैल्यू जो है -1 है, और c की वैल्यू जो है -42 है। तो a इंटू सी अगर निकालेंगे तो -42 आ जाएगा, और b का जो मान है -1 है। इसी -1 को हमको 2 पदों में, ऐसे 2 पदों में लिखना है कि गुणा करने पे -42 आ जाए और जोड़ने पे आपका -1 ही रहे। तो ऐसे 2 पद कौन से हो सकते हैं आप सोचिए। 6 सत्ते 42 होता है, और नेगेटिव में लाना है, और जोड़ने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, तो बड़ा वाला जो है वो नेगेटिव रख लेंगे। -7 और 6, यानी कि -1 को -7 धन 6 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका -x हो जाएगा -7x और +6x -42। ठीक, तो इस तरीके से हमने -x को -7x धन 6x लिख दिया, यानी कि वही बात हो गई आपकी। ठीक है, इन दोनों का योग कितना आएगा, -x के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों पहले पदों में कितना है, x -7 है, और बाद के पदों में कितना है 6, x -7 यहाँ भी बच जाएगा, x -7 दोनों जगह कॉमन हो गया, और यहाँ पे x धन 6 ये आपका मान आ गया। ठीक है, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप गुणनखंड कर लोगे। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम कोफिशिएंट को देखते हैं और a इंटू सी देख लेते हैं, और b को इस तरीके से 2 पदों में तोड़ लेते हैं। ये बीच वाला पद टूटता है तब ये 4 पद बन जाता है, और 4 पद के बाद हम गुणनखंड कर लेते हैं आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज जो है वह छमाही चक्रवृद्धि देय हो। अब फिर से यही प्रश्न हमने अभी किया था, इसी तरीके का प्रश्न देखिए फिर से आ गया। जो हमारा मूलधन हो जाएगा वह 1000 रुपए हो जाएगा, जो हमारा दर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 5% का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे छमाही जो है वह देय है ब्याज। अब इसके बाद आपको समय दिया है 1 वर्ष का, तो समय जो हो जाएगा हमारा, समय बराबर हो जाएगा 1 गुणे 2, यानी 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, हमको छमाही में बदलना है। 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो 2 आ जाएगा समय। अब इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला आ जाएगा वह आ जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T माइनस P। वैल्यू रख दीजिए, 1000 है, 1 प्लस R 5 है बटे 100, समय है 2, P है 1000। अब 1000 और उसके बाद गुणे 5 दूनी 10 और 0, ये हो जाएगा 21/20 गुणे 21/20, क्योंकि घात पे 2 लग जाएगा। 21/20 ये आ जाएगा भिन्न का जोड़, और इसके बाद फिर -1000 कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ 0 0 और यहाँ 0 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे, 10 को 5 बार में कट गया। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 5 गुणे ये आ जाएगा आपका 441/2 माइनस 1000।
अब यहाँ पे आ गया 5 गुणे 441/2 माइनस 1000। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 5 का नम 5, 5 चौक 20, फिर शून्य हाथ से लगा 2, फिर 5 चौक 20 और 2 22/2 माइनस 1000। अब 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा 1 1 0 2 और उसके बाद 5 और माइनस 1000। ठीक, 1000 घटा दोगे आप तो बचेगा क्या, 102.5 रुपए। 102.5 रुपए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकाल लिया। उम्मीद है कि सही आपने कर लिया होगा। ठीक, अब यहां तक के प्रश्न सभी को आपको समझ में आ गए हैं तो आप यस लिख करके कमेंट कर दीजिए। और आपको क्लास कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए। कहीं कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट कर दीजिए। यह क्लास आपको कैसी लगी है, टीचिंग मेथड आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाए। सभी ग्रुपों में और खास मित्रों में आपको शेयर करना है ताकि आपको पता चल पाए कि देखिए लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ाया जा रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ही लेंदी होते हैं, आपको पता है, और टाइम टेकिंग होते हैं और हर जगह सोल्यूशन आपको मिलता नहीं है। कहीं पे तो कहीं पे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी जो हैं वह आसानी से इसका सोल्यूशन देख पाए, लघुत्तरीय प्रश्नों का, और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाए। ठीक, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नीचे चैनल पे आप क्लिक करोगे तो चैनल पे क्लिक करके आप जाओगे चैनल पे नीचे, तो वहां पे आपको सभी प्लेलिस्ट लगी हुई मिलेंगी। वहां पे प्लेलिस्ट के द्वारा भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सभी क्लासेस जो हैं वह अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। लेकिन अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐप के माध्यम से करिए, क्योंकि वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं। राजन पवन सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाता है, बिना डिस्टरबेंस के आप लोग वीडियो देख पाते हो। वहां पे आपकी फोकस्ड पढ़ाई होती है और टेस्ट सीरीज मिल जाता है। सारी सुविधाएं वहां पे आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 से। तब तक ऐसे बने रहिए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।